हेलो दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ते हैं। उसमें हमारा पहला क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस किसी न किसी कंपटीशन की जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं आए हैं और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। हमारे देश का अभी जो राष्ट्रीय पशु है वह है दोस्तों, हमारे देश का अभी जो राष्ट्रीय पशु है वह क्या है दोस्तों, वह है बाघ। यानी कि अभी तो बाघ है, तो भी कह रहे बाघ से पहले हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा था। तो दोस्तों हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु था वह था शेर। हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु पहले था वह था सिंह और अभी है बाघ। आप कहेंगे इसमें और उसमें क्या डिफरेंट है, तो डिफरेंट ज़्यादा कुछ नहीं है और ज़्यादातर लोग एक ही मानते हैं। लेकिन जो बाघ है वो ज़्यादा फुर्तीला और ज़्यादा ताकतवर माना जाता है सिंह यानी कि शेर से। और शेर पहले हमारे देश का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। फिलहाल तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है और दोनों बिल्ली प्रजाति के पशु हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है यानी कि जिसे हम तिरंगा कहते हैं, एक्चुअली में दोस्तों तिरंगा तो है लेकिन उसमें 4 कलर हैं। आपसे पूछा जाए कि तिरंगे में कितने कलर होते हैं तो हम बताएंगे दोस्तों तिरंगे में 4 कलर होते हैं, 4 रंग होते हैं। तो 4 रंग कैसे होते हैं, तो हमारा जो तिरंगा है या किसी भी जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वह दोस्तों एक आयताकार होता है। तो हमारे देश का जो ध्वज है वह एक जो आयताकार है और उसमें जो ऊपर वाली उसमें जो 3 पट्टियां हैं, जिसमें ऊपर की जो पट्टी है, ऊपर की पट्टी है दोस्तों केसरिया रंग की। तो ऊपर की जो पट्टी है वो किस रंग की है दोस्तों, केसरिया रंग की। जबकि जो नीचे वाली पट्टी है वह है दोस्तों हरे रंग की। तो नीचे वाली जो पट्टी है वह है दोस्तों किसकी है, हरे रंग की। और जो बीच वाली पट्टी है वो वाइट कलर की है। लेकिन इसमें एक बीच में एक चक्र है जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। तो उसमें जो तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। तो जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र का रंग है गहरा नीला रंग है। तो इस वजह से एक कलर तो एक रंग हो गया क्या, केसरिया रंग, एक वाइट कलर हो गया सफ़ेद रंग और एक हो गया हरा रंग। यदि दोस्तों हमें ये याद रखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि आप ही बताओ, यानी कि जो हरियाली है, हरियाली कहाँ होती है, आसमान में होती है कि धरती पर होती है। धरती पर तो नीचे की साइड, यानी कि नीचे कौन सा कलर है तिरंगे में, तो नीचे कलर है दोस्तों हरा। तो ऊपर की ओर कौन सा कलर है, ऊपर की ओर कलर है या रंग है वो है केसरिया। बीच में कौन सा कलर है, वह है वाइट कलर। और इसमें नीले रंग का जो एक अशोक चक्र है वह बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं और आयताकार है। और आप दोस्तों जानते हैं कि आयताकार जो आयत होता है, तो आयत में 2 विमाएँ होती हैं। एक विमा को हम लंबाई बोलते हैं, लंबाई लंबी होती है ज़्यादा, और एक होती है चौड़ाई। तो लंबाई की बात करें इस ध्वज की तो लंबाई में है 3 और चौड़ाई में है 2। ये रेशियो होता है इसका। यदि हमें और बड़ा करना है तो ये 6 हो जाएगा, यानी ये दुगना हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, दुगना, यानी कि ये 4 हो जाएगा। तो या तो 3-2 का होगा या 6-4 का होगा, ऐसे हम इनके गुणज में कर सकते हैं। तो हमारे जो तिरंगे का रेशियो है या अनुपात है वह है दोस्तों क्या है, हमारे तिरंगे का जो रेशियो है वो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वह है दोस्तों 3:4। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और जो तिरंगा इससे पहले जो तिरंगा है जिसमें जो अशोक चक्र लगा हुआ है वह है दोस्तों पहले उसमें जो गांधी जी का चरखा हुआ करता था वह लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, वह है दोस्तों कि भारत के जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। यानी कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो धर्म चक्र यानी बीच में जो एक चक्र बना हुआ है, धम्म चक्र बोला, उसका जो रंग है वह कैसा है। आपको पता है कि तिरंगा है ऊपर की साइड से कैसा है, ऊपर की साइड है वह है केसरिया रंग का, भगवा कलर का, और बीच का जो रंग है वह है वाइट कलर का, नीचे का रंग है वह है हरे कलर का। तो इसमें जो 3 पट्टियां हैं, 3 पट्टियां में यहाँ पर जो अशोक चक्र है वह बीच में है और अशोक चक्र का जो रंग है वह है दोस्तों गहरा नीला। तो अशोक चक्र का रंग है वो कैसा है, वो नीला। दोस्तों हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके फ़ोटो में जानेंगे कि कैसे
हमारे जो देश का जो तिरंगा में जो अशोक चक्र लगा हुआ है उसका रंग कैसा गहरा नीला है। अभी हम जो एक इंक से लिख रहे हैं वह भी गहरा नीले रंग का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो हमारे जो धम्र चक्र का जो 24 तीलियाँ हैं उसमें जो 24 तीलियाँ वह क्या बताना चाहती हैं, क्या दर्शाना चाहती हैं? वह दर्शाना चाहती हैं कि हमें यानी कि भारतीय मनुष्य या भारतीय जो पुरुष है या भारतीयों में 24 गुण विद्यमान होने चाहिए, जैसे साहस, शौर्य, पराक्रम इत्यादि ऐसे गुण होने चाहिए 24। और यह भी दर्शाता है 24 चक्र उसमें जो धर्म चक्र है कि हमें 24 घंटे या 24 जो घंटे होते हैं उसमें सतर्क रहना चाहिए या सचेत रहना चाहिए या जागृत अवस्था में रहना चाहिए। अर्थात हमें हमेशा अपने राष्ट्र और अपने देश के प्रति हमेशा समर्पित भाव से रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या। तो दोस्तों अभी बता चुके हैं कि अशोक चक्र में जो तीलियों की संख्या है वह है दोस्तों 24। और वह तीलियों की संख्या वह क्या दर्शाती है? वह दर्शाती है कि भारतीयों में कितने गुण विद्वान होने चाहिए या कितने गुण विद्वान होते हैं, वह होते हैं दोस्तों 24। और इससे पहले हमारे जो भारतीय ध्वज में जो बीच की पट्टी में जो हुआ करता था जो चिन्ह, वह अशोक चक्र न होकर पहले गांधी जी के सम्मान में रखा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक तरफ से या यूँ कहें कि यहाँ पर चरखा हुआ करता था। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस चरखे को हटाकर इसमें अशोक चक्र को स्थापित किया है। और उनका जो विवरण है, उनका जो इसका जो डेफिनेशन वह भी दी कि अशोक चक्र क्यों होना चाहिए, क्योंकि भारतीयों में 24 गुण विद्यमान होते हैं और हमें 24 घंटे किसी जो भारत के लिए हमेशा समर्पित भाव से रहना चाहिए। हालांकि ये झंडा है या हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी जो रचना है या उसका जो डिज़ाइन है वो एक वेंकैया ने किया था। और इस बात से थोड़े गांधी जी नाराज़ भी हो गए थे कि उनका जो झंडा है भारतीय ध्वज है उससे जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अशोक चक्र क्यों रख दिया चरखे को हटाकर। बाद में उनकी जो एक डेफिनेशन दी थी या उनका जो विवरण दिया गया था, फिर बाद में गांधी जी को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ा था कि हाँ यह सही हुआ है या यह सही है। स्वतंत्र भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे जो 4 क्वेश्चन हैं यानी कि हमारे देश का जो झंडा है उसका जो डिज़ाइन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे देश के जो झंडे का डिज़ाइन है 4 ऑप्शन है इसमें। महात्मा गांधी जी नहीं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, तो ये है पिंगली वेंकैया। तो हम दोस्तों कैसे याद रखेंगे कि झंडे का डिज़ाइन है, ध्वजा का जो डिज़ाइन है वो किसने किया था? तो अभी प्रेजेंट में हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जी हैं 2021 की अभी बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति जी हैं श्री रामनाथ जी कोविंद, जिन्हें हम शुरू में महामहिम लगाकर संबोधित करते हैं। और जो उपराष्ट्रपति वह हैं एम वेंकैया नायडू। तो वेंकैया, अभी उपराष्ट्रपति से हम ये बात याद रख सकते हैं कि वेंकैया जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं उन्हीं के जो सरनेम पर हमारे देश का जो झंडा है उसका डिज़ाइन किया गया था। महात्मा गांधी जी की बात की जाए तो उनके सम्मान में पहले झंडे में चरखा हुआ करता था। बंकिम चंद्र चटर्जी की थोड़ी बात की जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है आनंद मठ है। तो एक उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम क्या है? आनंद मठ है। इसमें ही एक सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है और यहीं से एक गीत लिया गया है जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलम शीतलम वंदे मातरम। तो वंदे मातरम गीत है वह किस किताब से लिया गया है दोस्तों? वह आनंद मठ है, इस किताब से लिया गया। जो इसकी रचना है जो किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने या बनर्जी ने। और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने हमारे देश का राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम लिखा है, जिसे हम जन गण मन अधिनायक जय हे इस नाम से पढ़ते हैं और हमारे देश की एक नेशनल एंथम है। इसके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने जो बांग्लादेश है उसका भी वो होता है राष्ट्रगान, उसको भी लिखा है। आमोर बांग्ला ऐसा राष्ट्रगीत है, वहाँ का जो राष्ट्रगान है वह लिखा है जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और पिंगली वेंकैया हैं, इन्होंने भारतीय जो ध्वज है, झंडा है, उसका डिज़ाइन किया है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय गान
जो नेशनल एंथम है वो क्या है, तो अभी बता चुकी आपको। जो हमारा राष्ट्रीय गान है वह क्या है दोस्तों, वह है हमारा राष्ट्रीय गान वंदे मातरम। ये हमारा राष्ट्रगीत है। सारे जहाँ से अच्छा ये गीत है, ये हमारा राष्ट्रगीत है और ये देशभक्ति गीत हैं। जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तब सड़कों पर बहुत सारे क्रांतिकारी से गाते हुए चलते थे, जन गण मन अधिनायक जय होए। हमारे देश में ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, वह पहली बार अपनी रानी के साथ में आए थे, तो उनके स्वागत में कहते हैं कि यह गीत लिखा गया। नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं के जो जनगण मन है उसके जो भावार्थ हैं उनको समझाएंगे। फिलहाल तो हम ये समझते हैं कि जनगण मन ये क्या है, तो हमारे देश का नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा है या रचित किया गया है। तो ये कब इसको कब मतलब कब इसकी रचना कब की गई है, तो जो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1911 में, 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर, कलकत्ता में। तो कलकत्ता, क्योंकि हमारे देश की राजधानी पहले क्या थी दोस्तों, कलकत्ता। तो कलकत्ता 1911 यानी कि जो डेट की बात की जाए तो 27 दिसंबर। तो 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड पंचम है वह अपनी पत्नी क्वीन मैरी के साथ में आए थे और उन्होंने ही घोषणा की थी कि अब जो भारत की जो राजधानी है वह क्या होगी, दिल्ली यानी कि दिल्ली होगी, जो आगे चल के नई दिल्ली बनी। तो पहले हमारे देश की राजधानी कलकत्ता थी और बाद में इन्हीं की स्वागत के लिए यह गीत लिखा गया था कि जन गण मन यानी कि जन के मन के गण के आप ही अधिनायक हो और आप ही हमारे देश के भाग्य विधाता हो। और यह गीत, हालांकि हम इसको अब रिस्पेक्ट के तौर पर अपने देश के सभी स्मारक, क्रांतिकारी और हमारे देश के सम्मानीय चीज़ों के लिए इसको गाते हैं। और ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने जो राष्ट्रगान है वह है बांग्ला भाषा में लिखा था, यानी कि जो बांग्ला भाषा होती है उसमें लिखा था। और जी रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो इन्होंने जो 60 वर्ष की उम्र में दोस्तों डांस सीखा था, 60 वर्ष की उम्र में डांस। और इनका जो गान है 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका थी उसमें छपा था और 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और ये एक जो अखबार है या न्यूज़पेपर है 1918 और 19 में अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन, उसकी एक हेडिंग, जो फर्स्ट हेडिंग थी उसमें इसी जनगण मन अधिनायक को इस नाम से छपा गया कि द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, यानी भारत का सुबह का गीत, ऐसा गाया गया, ऐसा मतलब छपा था। इसके अलावा जो जनगण मन अधिनायक है इसकी बात की जाए तो इसमें टोटल जो पद हैं यानी कि जो पैराग्राफ हैं वो है दोस्तों 5 हैं। और इसमें लाइन्स यानी टोटल लाइन्स की बात की जाए तो लाइन्स कितनी है, 13, यानी कि जनगण मन अधिनायक जय हे। ऐसी इसमें कितनी पद हैं, पद की बात की जाए तो 5 है। जैसे एक पैराग्राफ ये हो गया, फिर एक पैराग्राफ इस टाइप से है, और जैसे एक पैराग्राफ है फिर एक पैराग्राफ ऐसा है, एक इस टाइप से, एक इस टाइप से और ऐसे। तो 5 पैराग्राफ हैं जिसमें लाइन्स की बात की जाए तो टोटल लाइन कितनी है, 13 लाइन है। और इनको जो राष्ट्रगान है इसको गाने में जो समय लगता है वह लगता है दोस्तों 52 सेकंड। राष्ट्रगान को जो गाने में समय लगता है वह लगता है दोस्तों 52 सेकंड। यदि धुन यानी कि इसकी लिरिक्स, केवल धुन की बात की जाए कि इसको केवल जो बैंड होता है बैंड के द्वारा या किसी साज के द्वारा जो धुन बजाई जाए तो धुन केवल 20 सेकंड तक बजाई जाती है इसकी। तो दोस्तों ये हमारे राष्ट्रगान से जुड़े कुछ सवाल थे। तो वैसे धुन कितने समय की बजाई जाती है, 20 सेकंड की। और पूरा जो राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकंड। इसमें कितने पद हैं, तो दोस्तों पदों की संख्या है 5। और इसकी लाइन्स की बात की जाए तो टोटल लाइन से कितने हैं, मतलब इसमें पंक्तियां, तो टोटल पंक्तियां हैं इसमें दोस्तों 13। किसके द्वारा रचित है, तो वह है R.N. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। और इसकी बात की जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश के पहले पुरुष हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, यानी कि नोबेल पुरस्कार कब मिला है, तो 1913 में मिला है। 1913 को कैसे याद रखेंगे, तो दोस्तों पहली फिल्म, हमारे देश की जो पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, वह भी 1913 में ही हमारे देश में बनी थी, ऐसे हम याद रख सकते हैं। और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं
वह 60 साल की उम्र में उन्होंने क्या सीखा? डांस सीखा, डांस। और यह जिस आश्रम को या जिस स्कूल को चलाते थे उस स्कूल का नाम है शांति निकेतन। तो दोस्तों उस स्कूल का नाम क्या है? शांति निकेतन। निकेतन मीन्स होता है घर, शांति निकेतन। उसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वह ऐसे क्या है कि वो प्राकृतिक चीज़ों को लेकर पढ़ाते थे, रट्टाफिकेशन वाली शिक्षा नहीं देते थे। वो उनको जैसे पेड़ के नीचे बैठाकर और उनको मतलब प्राकृतिक तौर तरीक़ों से टीचिंग करते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनकी एक बेहतरीन एक रचना भी है, वह है गीतांजलि। इसके अलावा जैसे काबुलीवाला भी है जो हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये नेशनल एंथम है। क्या हमारे देश की नेशनल एंथम? जन गण मन अधिनायक जय हे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो अभी बताया दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं वह कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत जो राष्ट्र नेशनल एंथम के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, सरोज नायडू, ये भी कहीं ना कहीं हमारे देश के बेहतरीन लोग हैं। इनके बारे में हम फिर नेक्स्ट में कभी चर्चा करेंगे। फ़िलहाल तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की है? हमारे देश के नेशनल एंथम की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वह है राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? दोस्तों राष्ट्रगान पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जो उसकी तारीख की बात की जाए तो 27 दिसंबर थी। 27 दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1911 में कलकत्ता में हुआ था। वहाँ पर कौन आए थे दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आए थे और लॉर्ड पंचम आए थे, यानी कि जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी भी साथ में आई थी। तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि नेक्स्ट जो राजधानी होगी भारत की वह दिल्ली होगी, यानी कि दिल्ली आगे चल के जैसे हम नई दिल्ली जानते हैं। तो ऐसे जो दिल्ली है वो लुटियंस ने बसाई थी, जो नई दिल्ली है एक्चुअली में उसने एक ढांचा, एक उसका एक जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया था, इसलिए कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों अभी तो बताया कितना समय लगता है उसको संपूर्ण रूप से गाने में, 52 सेकंड। जबकि हम राष्ट्रीय गीत सजलम सजलम सुफलम, जो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वह क्या है दोस्तों? जो सुफलम, जो उसको क्या बोलते हैं कि सजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, उसको गाने में 65 सेकंड लगते हैं। और हमारे जो राष्ट्रगान है उसी गाने में 52 सेकंड लगती हैं। तो राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं और राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड लगते हैं। तो जो राष्ट्रगीत है जो वो भी आनंद मठ से लिया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी उसके जो उन्होंने उसकी रचना की है, उनकी बुक आनंद मठ से लिया गया। जैसे है सुजलाम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम शुभज्योत शाम पुलकित यामिनी फुलकित कुसुम द्रुम शोभनिम सुहासिनी सुमंदर, ऐसा कुछ गीत है। हम इसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे कि जो एक राष्ट्रगीत है उसका जो क्या अर्थ निकलता है और राष्ट्रगान है उसका क्या अर्थ निकलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वही बात आ गई दोस्तों सामने कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वह क्या है? जन गण मन अधि, यह तो राष्ट्रगान है। हिंद देश का प्यारा झंडा, ये हमारे देश के देशभक्ति गीत हैं। जबकि हमारा जो देश का जो राष्ट्रगीत है, जो नेशनल सॉन्ग है, वह है दोस्तों वंदे मातरम। और जो राष्ट्रगीत है वह कहाँ से लिया गया है? वह लिया गया है आनंद मठ से। और आनंद मठ है वह किनकी किताब है? वह किताब है दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें चटर्जी कहते हैं उनको ही चट्टोपाध्याय कहते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनकी बुक है आनंद मठ, जिसमें हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले सन्यासी विद्रोह भी हुआ था अंग्रेजों को भगाने के लिए या देश को आज़ाद कराने के लिए, उसकी भी जो वर्णन है वह भी आनंद मठ किताब में मिलता है। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है वह दोस्तों क्या है? वह है दोस्तों वंदे मातरम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है भारत के राष्ट्रगीत की गायन की अवधि क्या है? हमारे राष्ट्रगीत को यदि गाया जाए तो कितना समय लगेगा दोस्तों? अभी तो बता चुके हैं आपको कि राष्ट्रगीत 52 सेकंड तो राष्ट्रगान को लगता है, जबकि राष्ट्रगीत की बात हो रही है तो राष्ट्रगीत को गाने में वो समय लगेगा। वो समय है दोस्तों, देखिए राष्ट्रगीत की पूछ रहे हैं वो, तो राष्ट्रगीत को गाने में राष्ट्रगीत को गाने में जो समय लगेगा वह समय लगेगा दोस्तों 65 सेकंड। राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड। राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड समय लगता है। और
जो क्या होता है, राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड समय लगता है, जबकि उसकी धुन को, केवल धुन को गाया जाए राष्ट्रगान की तो केवल 20 सेकंड में गाया जा सकता है, यानी कि धुन बजाई जाती है 20 सेकंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? तो दोस्तों जो वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है वह सर्वप्रथम कब गाया गया था और कहाँ गाया गया था? तो जो राष्ट्रीय गीत है वह है दोस्तों 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में R.N. टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसे कोलकाता कैलकाटा भी कहते हैं। वहाँ पर पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1896 में राष्ट्रीय गीत गाया गया था, जबकि इसकी जो छपा या इसकी रचना हुई थी वो हुई थी 1882 में। इसकी जो रचना है वो 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ नाम की किताब में हुई थी, जबकि इसको गाया किसके द्वारा गया था? R.N. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1896 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है, तो हमारे जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वह कहाँ से लिया गया है? भारत भारती से लिया गया है, या ये बोले मुंडकोपनिषद से लिया गया है, दुर्गेश नंदिनी से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो हमारा ये राष्ट्रीय गीत है कहाँ से लिया गया है दोस्तों? हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। यह लिया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ एक उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। इसमें ही इस बात का वर्णन मिलता है कि सन्यासी विद्रोह हुआ था, जो अंग्रेज़ों से एक भयंकर आज़ादी के लिए टक्कर ली गई थी। बाद में फिर और भी विद्रोह या आंदोलन हुए, तो जो उसको सन्यासी विद्रोह का वर्णन है वो किस में मिलता है? आनंद मठ में। और आनंद मठ में जो सबसे पहले गीत छापा गया था वह कौन से सन में छापा गया था? 1882 में। और गाया कब गया था? गाया गया था 1896 में। किसके द्वारा गाया गया था? R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब गाया गया? कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे राष्ट्रगीत से संबंधित क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? मतलब ये पूछना चाहते हैं कि जब हमारे देश का जो दूरदर्शन शुरू होता है तो उसकी जो कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो वह किससे होती है? सबसे पहले क्या बजाया जाता है? राष्ट्रगान या फिर राष्ट्रगीत, संतूर वादन या फिल्मी धुन? तो दोस्तों हमारे देश का जो राष्ट्रीय चैनल है जिसे दूरदर्शन कहते हैं, उसकी शुरुआत के जो प्रोग्राम होते हैं तो सबसे पहले क्या चलता है उस पर, या किससे होती है? राष्ट्रगीत से। तो वंदे मातरम गीत गाया जाता है या वो चलता है पहले। हमारे देश में भी अभी जो नियम बना था कि हाँ, जो सिनेमा हॉल्स होते हैं उसमें फिल्म शुरू होने से पहले जो राष्ट्रगान है या राष्ट्रगीत है वो उसमें मतलब वो बजाया जाएगा, और जो चाहे वो खड़े हो सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं खड़े हो सकते हैं। उस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, तो जो दूरदर्शन के कार्यक्रम शुरू होने से पहले क्या शुरू किया जाता है या किससे शुरुआत होती है उसकी? राष्ट्रीय गीत से। राष्ट्रीय गीत दैट मीन्स कि वंदे मातरम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि आकाशवाणी दूरदर्शन, ये तो दोस्तों एक ही है, ये थोड़ी मिस्टेक हो चुकी थी। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह, हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चिन्ह। और अशोक चिन्ह क्या होता है? अशोक चिन्ह में दोस्तों क्या है कि इधर चार एक आधार है, उस आधार पर 4 शेर हैं, एक पीछे की ओर है, एक इस साइड है, एक इस साइड है और एक आगे की ओर। ऐसे 4 शेर हैं वह खड़े हुए हैं उस पर, और नीचे इसके अलावा जो एक शेर है, एक हिरन नहीं, एक हाथी है, एक घोड़ा है और ऐसे जो एक बाघ है, जो चार पशु हैं वह भी हैं। और उसमें एक जो अशोक स्तंभ है जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, उसमें एक बीच में एक चक्र है, धर्म चक्र बोलते हैं जिसे, और इसको ही हम अशोक चक्र कहते हैं, जिसमें 24 तीलियां हैं, यह भी मिलती है। तो जो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, वो कहाँ से लिया गया? जो
सम्राट अशोक ने खम्मा बनवाया था जिसे अशोक स्तंभ कहते हैं। तो ऊपर की ओर जो शेर हैं उसी को तो लिया गया है, तो ऊपर को क्या कहते हैं शीर्ष, नीचे को क्या कहते हैं, पूरा तो लिया नहीं गया है, मध्य भी नहीं लिया गया है, आधार से तो कुछ लेना देना नहीं, तो शीर्ष की बात की गई। तो हमारे देश का जो अशोक चिन्ह है या राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहाँ से लिया गया, वो लिया गया दोस्तों शीर्ष भाग से, यानी कि उसके टॉप से, एक होता है बॉटम, एक होता है टॉप। टॉप यानी कि सबसे ऊपरी भाग से लिया गया, जिसमें 4 शेरों को बताया। नेक्स्ट अभी जानते हैं दोस्तों फोटो के माध्यम से कि कैसा दिखता है जो अशोक चिन्ह। जो महात्मा गौतम बुद्ध हैं उन्होंने सबसे पहले उपदेश सारनाथ जो यूपी में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उसमें दी थी अपने 5 शिष्यों को। तो वहीं पर इसीलिए उनके सम्मान में सम्राट अशोक ने जो अशोक स्तंभ बनवाया था, जिसमें ही जो सारी चीज़ें लिखी उसी में भी एक वाक्य लिखा है जो हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें शेरों की संख्या तो कितनी है दोस्तों, शेरों की संख्या 4, लेकिन वे पूछ रहे हैं कि दिखाई कितने देते हैं, वे ये नहीं पूछते कि टोटल शेर हैं कितने, इसमें तो ये पूछा जा रहा है कि कितने शेर दिखाई देते हैं। तो कितने शेर दिखाई देते आप ही बताओ। चारों ओर शेर, जो चारों ओर शेर हैं उसमें जो अशोक स्तंभ है उसमें एक पीछे की ओर है, एक लेफ़्ट की ओर, एक राइट की ओर, एक फ्रंट यानी कि सामने की ओर। तो हमें चारों के चारों शेर तो दिखाई नहीं देंगे, लेफ़्ट का एक, राइट का और एक फेस वाला दिखाई दे, पीछे वाला तो दिखाई देगा ही नहीं। इसीलिए हमें जो राष्ट्रीय स्तंभ है जो अशोक स्तंभ है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों हमें शेर दिखाई देते हैं 3। तो हमें कितने शेर दिखाई देते हैं 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये दोस्तों एक डबल हो गया था, कॉपी है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि दृष्टिगत का मतलब कौन सा दिखाई नहीं दे रहा या कौन सा है ही नहीं, तभी तो दिखाई नहीं देगा। तो आपको बता दें दोस्तों, और जो अशोक स्तंभ है या अशोक चक्र या उसमें जो 4 सिंह बने हुए हैं, 4 शेर बने हैं, तो शेर तो है, आपको ही पता है कि 4 शेर हैं, सांड भी है और घोड़ा भी है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, वह है हिरण। तो दोस्तों उसमें क्या नहीं है, हिरण। तो 4 पशु कौन कौन से, तो एक हिरण नहीं है इसमें, फिर एक और है, फिर एक कौन है जिसमें अभी दिया नहीं है, वह है दोस्तों हाथी। तो जो अशोक स्तंभ है उसमें एक हाथी है और शेर है और क्या है, घोड़ा है और सांड है। तो इसमें कितनी पशुओं की चर्चा की गई है, 4 पशुओं की। तो दोस्तों वो 4 पशु कौन कौन से हैं, एक शेर है, एक सांड है, एक घोड़ा है, अगर शेर की जगह बाघ लिखा हो तो एक ही बात है, एक घोड़ा है और एक है हमारा हाथी। लेकिन उसमें कौन सा पशु नहीं दिखाई दे रहा है, वह है दोस्तों हिरण। तो दोस्तों उसमें कौन सा पशु नहीं दिखाई दे रहा है, वह है दोस्तों हिरण। नेक्स्ट है हमारा भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर, यानी कि जो भारत का जो प्रतीक चिन्ह है, हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह बोलते हैं, उसकी आधार पट्टी पर क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। किस से लिया गया है, बहुत ही मोटिवेट करने वाला एक ये सेंटेंस है, जो किस से लिया गया है ये सत्यमेव जयते हैं। तो अभी आपको बता चुके हैं, हमारे देश का एक ग्रंथ है, वो है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, अब 4 वेद, 18 पुराण, 104 उपनिषद हैं। तो उपनिषद है एक, तो ना तो रामायण से लिया गया है, ना ऋग्वेद से, ना शतपथ ब्राह्मण से, वह लिया गया है दोस्तों। वह किससे लिया गया है, वह लिया गया मुंडकोपनिषद। तो जो सत्यमेव जयते, हालांकि ये इसमें छोटा बस सेंटेंस बताया गया, जबकि यह बहुत बड़ा एक संस्कृत में एक पूरा का पूरा एक श्लोक टाइप का है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से, कौन सी बुक से लिया गया है, कौन सी ग्रंथ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद एक ग्रंथ है, वहाँ से यह लिया गया है। क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहाँ छपा है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की पट्टी पर छपा है, लिखा है सत्यमेव जयते। लेकिन लिया कहाँ से गया है, तो लिया है दोस्तों मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, हमारे देश का आदर्श वाक्य है वो क्या है दोस्तों, सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा जीत होती है। जय जवान जय किसान, ये हमारे देश के बेहतरीन प्रधानमंत्री हुए पंडित लाल बहादुर शास्त्री, पंडित भी ना कहें उनको, तो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से ही पुकारते हैं।
लाल बहादुर शास्त्री जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनने यह नारा दिया था, क्योंकि हमारे देश में जब उस समय चीन आक्रमण करता रहता था और पाकिस्तान भी आक्रमण कर रहा था, तो ऐसी कंडीशन में हमारे देश में जवानों को और किसानों की हालत बहुत बद से बदतर होती जा रही थी। जैसे ही यह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की दो कंडीशन सुधारी। वह थी एक कि हमारे देश के जवान, सीमा पर जवान मजबूत रहें और खेत में किसान, तो देश में भुखमरी भी नहीं फैलेगी। और अगर सीमा पर जवान मजबूत या सॉलिड या अच्छे से ताकतवर होंगे तो कोई भी आक्रमण नहीं कर सकेगा। तो ऐसे हमारे देश का हमारा देश है वो मजबूत या बलशाली हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। तो उनके द्वारा ये एक स्लोगन है, नारा वह दिया गया था। वंदे मातरम हमारे देश का एक राष्ट्रगीत है, जो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और सत्यमेव जयते हमारे देश का आदर्श वाक्य है, जो सभी प्रशासनिक अधिकारी या जो राष्ट्रीय स्मारक होती है उस पर लिखवाया जाता है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। जय हिंद, यह एक नारा है जो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और ये भी बहुत सुपर नारे हैं, लेकिन यहाँ पर तो आदर्श वाक्य की बात की जाए, आदर्श वाक्य कौन सा है, वो है आइडल सेंटेंस हमारा सत्यमेव जयते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय यानी देश की जो पंचांग की बात की जाए तो हमारे देश का जो पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग, वह शक संबंध है, और शक संबंध है राजा कनिष्क ने चलवाया था। एक जो कैलेंडर है शक संबंध, तो जो हमारे जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कहाँ से लिया गया या कौन सा चलता है, शक संबंध। और शक संबंध क्या है कि जैसे 78 हैं उनको हम अभी की जो सन है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो शक संबंध निकल जाता है। जैसे अभी कितना चल रहा है, अभी चल रहा है दोस्तों 2021 टू 2021, इसमें से हम 78 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो शक संबंध है वो निकल कर आ जाएगा कि अभी कितना शक संबंध है। नेक्स्ट हम और इसमें जो जबकि जो पूरे दुनिया में जो कैलेंडर चलता है या पंचांग चलता है हिजरी संबंध है, जो मुस्लिम धर्म के राजाओं द्वारा चलाया गया विक्रम संबंध है, जो राजा विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया था। वो शक संबंध है, वह है शक संबंध है, वो किसके द्वारा चलाया गया था, राजा कनिष्क के द्वारा। और ग्रेगोरियन कैलेंडर है, यह है पूरे दुनिया में मान्य है, यानी सर्वमान्य कैलेंडर है। हम भी जो कैलेंडर देखते हैं वह भी कौन सा कैलेंडर है दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और विक्रम संबंध भी उसमें ही लिखा होता है छोटा सा। तो जो शक संबंध है उसका जो पहला दिन है या पहले दिन की जो शुरुआत है वो किससे होती है, 22 मार्च से। और जो हिंदी के जो महीने होते हैं हमारे देश के, जैसे चैत्र, बैसाख, सावन, ऐसे महीने होते हैं इसके 12, अगहन, पूस, कार्तिक, अच्छे से जो 12 महीने होते हैं उसमें जो पहला महीना होता है फर्स्ट मंथ, उसको हम चैत्र बोलते हैं। तो सबसे लास्ट वाला महीना कौन सा होता है दोस्तों, वह होता है फागुन। जो सबसे लास्ट में आता है फाल्गुन, उसको फाल्गुन भी कहते हैं, फागुन या फाल्गुन। जैसे फाग जो होली है उसी महीने में पड़ती है। हिजरी संबंध है ऐसा ही। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या होता है, जैसे हम जिसको हम जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये दोस्तों हमारे सर्वमान्य है, यानी कि पूरी दुनिया में यही अपनाए जाते हैं। जबकि हमारे देश का जो राष्ट्रीय है वह है शक संबंध है, जैसे चैत्र, बैसाख, शक संबंध। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि शक संबंध का आखिरी माह यानी कि लास्ट वाला महीना है वो कौन सा माना जाता है। तो आषाढ़, कार्तिक, फागुन, चैत्र। तो आपको अभी बता चुके हैं कि जो चैत्र है वह है तो दोस्तों फर्स्ट मंथ होता है, तो फर्स्ट तो है नहीं, वे तो लास्ट पूछ रहे हैं। तो लास्ट कौन सा होता है, वह होता है दोस्तों फागुन, यानी फाल्गुन जो शक संबंध होता है उसका सबसे लास्ट वाला महीना होता है। तो फर्स्ट महीना कौन सा होता है, चैत्र। और चैत्र को जो प्रतिपदा होती है जिसे हम नव संवत्सर यानी कि न्यू ईयर कहते हैं, और जो 1 जनवरी होती है उसको हैप्पी न्यू ईयर है, वो इंग्लिश के हिसाब से मनाते हैं, यानी कि जो सर्वमान्य कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब। अब कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है यानी कि सब एक्सेप्टेबल है, तो वह है ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वह पूरी दुनिया में सर्वमान्य है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो इस टाइप का जो कैलेंडर है वह है हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और हम सब लोग इसी कैलेंडर को अभी जानते हैं और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ही जो कुछ भी है अपनी जो समय है वो देखते हैं, शक संबंध है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप
आपने कुछ सीखा होगा जो हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। देखिए आपके लिए कुछ जो एक कलेक्ट की हैं जो फ़ोटोज़ को, जिसमें हम ये देखते हैं कि ये हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये है दोस्तों हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह। ये इसमें आप देखें, ये देखिए अच्छे से, ये 4 शेर हैं। तो 4 शेर हैं, हम केवल 3 शेरों को एक साथ देख सकते हैं, पीछे वाला शेर है वो नहीं देखेंगे। और इसमें बात की जाए कि जो मतलब क्या क्या है, तो इसमें ये जो पट्टी देख रहे हैं उस पट्टी पे आप ही देखिए। वैसे तो ये खम्मा ये स्तंभ है और भी बड़ा है, लेकिन इसमें छोटा ही लिया है। तो इस पे क्या आदर्श वाक्य है, वो क्या कहाँ से लिया गया, यहीं से, जो जिसे कहते हैं हम सत्यमेव जयते। और इसी में है हमारे देश का जो तिरंगे में है वो है अशोक चिन्ह, जिसमें 24 तीलियाँ हैं जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तिरंगे में स्थापित किया था। और इसमें जो 4 पशु हैं वो दिखाई देते हैं, वो है दोस्तों कौन कौन से हैं। एक है हमारा हाथी, एक है सांड, और एक है हिरन नहीं है, बस 2 और कौन कौन से हैं, एक हाथी है, एक सांड है और एक बाघ है। और एक कौन सा है दोस्तों, हाथी, सांड, बाघ, और एक और है, वो कौन सा है दोस्तों, अभी थोड़ा स्लिप हो गया माइंड से, वो कौन सा है हमारे देश का जो राष्ट्रीय। तो दोस्तों जो चौथा वाला है वह है दोस्तों घोड़ा। माफ़ कीजिए, ये थोड़ा स्लिप हो गया था मेरी माइंड से। घोड़ा, तो एक है घोड़ा, एक है दोस्तों हाथी, एक है बाघ, और एक कौन सा है दोस्तों एक घोड़ा है, एक हाथी है, एक बाघ है, और एक है दोस्तों सांड। तो ये 4 पशु हैं जो अशोक स्तंभ है उसमें छपे हैं या दिखाई देते हैं। एक कौन सा है जो दिखाई नहीं देता है, वह है दोस्तों हिरण। ऐसे आप याद रख सकते हैं। और भी देखिए, ये भी अशोक स्तंभ है, तो ये और कितना सुंदर है देखने में भी। तो ये अशोक स्तंभ है जो हमारे प्रशासनिक कार्यों में भी इस चिन्ह को आप देख सकते हैं अच्छे से। ये पूरा का पूरा अशोक स्तंभ है जो सारनाथ में स्थित है, जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध ने 5 जो सन्यासी थे या शिष्य थे उनको शिक्षा दी थी, उनके सम्मान में बनवाया था सम्राट अशोक ने। और ये उसमें जो हमारे तिरंगे में जो एक अशोक चक्र लिया गया है वो यहीं से लिया गया है, जिसमें जो 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र बहुत ही सुंदर है, और वह है ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिनकी ये जो रचना है, टीच मी अ लिसन टू लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो, द एस्ट्रोनॉमर, और एक काबली वाला ये रचना है। और इसके अलावा गीतांजलि भी इनकी एक रचना है। और हमारे देश के जो झंडे की बात की जाए, फ्लैग की बात की जाए, तो दोस्तों हमारे देश के जो पहले झंडे थे तो दोस्तों पहले इस टाइप से थे। देखिए 1906 की बात की जाए तो 1906 में हमारे देश का जो झंडा है वो दोस्तों इस टाइप से था। ऐसा था हमारे देश का जो झंडा है, ये था हमारे देश का झंडा। कैसे यहाँ पर सभी का ख्याल रखा गया था कि इसमें हरा है, थोड़ा केसरिया, मतलब ये केसरिया लाल रंग है, पीला रंग, वंदे मातरम लिखा हुआ था। फिर हमारे देश का झंडा 1907 में ऐसा हुआ। और ये अंग्रेज़ों का शासन था, तो मेरे हिसाब से ऐसा, मतलब जो ब्रिटेन है उसका जो पूरा मिक्सिंग फॉर्म है, या उस समय ऐसा था। जो 1917 की बात की जाए, 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके पहले का झंडा जो ऐसा था। इसके बाद हमारे जो देश का झंडा है वो इस टाइप से ऐसा हुआ, एक चरखे जैसा। फिर चरखे को थोड़ा छोटा किया गया, और अभी प्रेजेंट में जो एक फाइनल रूप तैयार है उसका, वो है इस टाइप का। तो ये दोस्तों हमारे देश का प्यारा झंडा है, तिरंगा झंडा, ठीक है। यह हमारे देश की आन बान शान है। और ये देखिए जो अशोक चिन्ह इतना सुंदर दिखता है, इसमें आप देख भी सकते हैं इसमें क्या बात लिखी है कि 3 सिंह हैं। यह दर्शाते कि जो राज चिन्ह हमारे देश के सारनाथ में स्थित हैं, अशोक स्तंभ से लिए गए हैं। और इसमें जो नीचे की जो सूत्र लिखा है सत्यमेव जयते, हुआ है कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते। तो दोस्तों यह थी हमारी जनरल नॉलेज से संबंधित एक बेहतरीन प्रश्नों की क्लास, जो जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।